हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, रुपए, धन दौलत ये सब इंसान का कद ऊंचा करती हैं, यानी इंसान को ऊपर उठाते हैं, लेकिन कभी भी इंसान धन दौलत को ऊपर नहीं ले जा सकता। कहने का मतलब मेरे ये है कि इंसान यही दौलत का यूज करता है, तो कमाना तो चाहिए क्योंकि उपयोग में है, लेकिन कभी भी बच्चों इस तरह से धन दौलत नहीं कमाना चाहिए कि दूसरे का हम बहुत ज़्यादा बिगाड़ दें, दूसरे का नुकसान कर दें। अतः इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। चलिए बच्चों, इसी सोच के साथ हम आज फिजिक्स का क्लास 11 का 6वां चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इसको पढ़ने के लिए मैंने इसको 2 पार्टों में तोड़ा है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में कुल मिला के हम 11 हेडिंग पढ़ेंगे, जिसमें से मैं पहला वीडियो आप लोगों को ये दूंगा। वीडियो नंबर पहला रहेगा कार्य का सूत्र क्या है, बीमा, राशि, मात्रक, प्रकृति क्या है, कार्य के प्रकार और को ग्राफ से समझेंगे, और कार्य से संबंधित सवाल जो 11 के लेवल में या इसके बाद आपका जेई हो गया, नीट हो गया, इन पर जो क्वेश्चन पूछते हैं इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है। दूसरा जो है वीडियो मैं दूंगा ऊर्जा, बीमा, राशि और प्रकार, ऊर्जा के स्वरूप, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ से यहाँ तक एक वीडियो हम लोग का ये रहेगा, ये बच्चों दूसरा वीडियो रहेगा। और यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार ये बच्चों तीसरा वीडियो रहेगा। ये वीडियो नंबर तीसरा, ये वीडियो नंबर दूसरा, ये वीडियो नंबर पहला, ये तीसरा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम ये बच्चों चौथा वीडियो रहेगा। ये बच्चों 5वां वीडियो रहेगा, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय, और ये 5वां वीडियो है, चौथा, 5वां और ये 6वां वीडियो है। इस तरह से हम टोटल पार्ट फर्स्ट में 6 वीडियो देखेंगे। जो दूसरा बता दें, ये आप लोगों का पहला वीडियो रहेगा दूसरे पार्ट में, यानी संघट व उससे संबंधित कुछ तथ्य, संघट के प्रकार, मतलब तो टोटल दोनों थ्योरी रहेंगी, जिसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं नीट में, एक अच्छा 11 में, 12 में, बोर्ड में, किसी तरह का कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उसमें, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इसमें जो दूसरा वीडियो रहेगा ये रहेगा, और तीसरा वीडियो हम इस पर चर्चा करेंगे। और अप्रत्याश संघट भी है, इन सब पर हम गतिज ऊर्जा कैसे बदल जाएगी, टोटल एनर्जी तब भी संरक्षित रहती है, उन सब पर हम लोग चर्चा करें। तो ठीक है बच्चों, ये 6वां चैप्टर कक्षा 11 का पढ़ने के लिए हम उसको ऐसे करके तोड़े। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज हम देखते हैं कार्य और कार्य से संबंधित कुछ तथ्य। हाँ बच्चों, वर्क पर चर्चा करें। वर्क क्या है, कार्य क्या है, जानते तो हम सभी लोग हैं, कार्य तो करते ही रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब किसी वस्तु पर, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, यम द्रव्यमान का कोई एक पिंड है, इसमें मैं इधर पे एक बल लगाऊं, बल लगाने पर क्या हो कि ये बल की दिशा में इसकी पोजीशन, ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, कुछ देर बाद ये पिंड यहाँ पहुँच जाए, किस डायरेक्शन में, बल की डायरेक्शन में, पहले यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया। तो जब किसी वस्तु पर बल लगा, तो ये क्रिया आपका कार्य हो गई। तो इस पर हमने इधर फोर्स लगाया, इनिशियल वैल्यू थी, फाइनल वैल्यू थी, अब यहाँ से पिंड यहाँ पहुँच गए, ये सब कार्य है। मेरे कहने का मतलब कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देते, जैसे मैंने फोर्स लगाया और वस्तु फोर्स की डायरेक्शन में कुछ दूर चली जाए, विस्थापित हो जाए, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक गई, मान लीजिए यस डिस्प्लेसमेंट है, तो जब वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देते हैं, तो इसी क्रिया को कार्य कहते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को
बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो इसी क्रिया को कार्य कहते हैं। चलिए बच्चों, रट गया हो। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो इस क्रिया को कार्य कहते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये इसके रखा, मैंने यूं करके इसको यूं विस्थापित कर दिया, ये सब कार्य है। ऐसे करके हमने यूं विस्थापित कर दिया, कार्य। मैं दीवार में फोर्स लगा दूं तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब हमने कोई कार्य नहीं किया। मतलब बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना नहीं है। अगर वस्तु को आप विस्थापित नहीं कर पा रहे तो आप कार्य नहीं कर रहे। मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना चाहिए। मतलब वस्तु विस्थापित हो जाए तभी कार्य माना जाएगा, वरना नहीं। चलिए ठीक है, आपको डिफिनेशन समझ में आ गई हो। अब मान लीजिए बच्चों, इसकी दो तरह कंडीशन है। हमने बल लगाया यू और इसका जो विस्थापन है वो यहाँ से यहाँ हो गया यस, ये विस्थापन है। पहले यहाँ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें यस विस्थापन हो, विस्थापन को हम यस से डिनोट कर रहे हैं। तो इन कंडीशन में जो कार्य का सूत्र हुआ करता है बल गुणे विस्थापन, यानी यप यस, ये वर्क है। लेकिन बच्चों एक बात और समझो, मान लीजिए मैं इसमें इस डायरेक्शन पे बल लगाया होता, जैसे एक चित्र और दे दे तो, हाँ बच्चों इधर देख, मैंने इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उस इसी डायरेक्शन में यस विस्थापित है, तो हमने बताया कार एफ इंटू यस। लेकिन दोस्तों अगर विस्थापन की डायरेक्शन ये हो, ये जो डायरेक्शन है यस कैप की है और ये जो डायरेक्शन है फोर्स की है, दोनों के बीच थीटा कोण बने। और अभी भी विस्थापन 10 ही, जैसे ये मान लो 10 मीटर था तो अभी भी 10 ही मीटर है विस्थापन। फोर्स पहले इस डायरेक्शन में था, मान लीजिए 10 न्यूटन था, तो यहाँ पर कार 10 दाम 100 जूल हुआ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ये होता है, इसका परिमाण जो है वो भी 10 न्यूटन है, विस्थापन 10 मीटर है। लेकिन अगर ये कोण मान लीजिए 60 अंश है तो अब कार 100 न्यूटन नहीं है। अगर अब हम लोग कार चेक करें तो उस समय कार हुआ करता है एफ यस कास थीटा, और थीटा सदैव जो होता है बल की डायरेक्शन और विस्थापन की डायरेक्शन के बीच बना कोण। वस्तु जा जिधर रही है, वो जिधर वो मूव कर रही है, गति कर रही है, उस डायरेक्शन में विस्थापन लेते हैं। और जिधर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे खिलौना गाड़ी हो, खिलौना गाड़ी को आप यूँ बांध के ऐसे चला रहे हो तो चलता वो ज़मीन की सतह पर है, लेकिन हम फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। तो उस समय पर जो दोनों के बीच बना कोण होता है वो कोण पर भी कार्य पर निर्भर करता है। मेरे कहने का मतलब, अगर इस समय पर हम वो निकालते कार्य तो 10 न्यूटन बल है, 10 मीटर ले गए हो, का 60 1/2 तो 50 जूल ही कार्य करें। बाकी वस्तु को ले जाने में, जैसे आपकी एनर्जी जो है वो तो पूरी नष्ट हुई, लेकिन अगर पूछा जाए कि वस्तु को ले जाने में कितना कार्य करे तो वस्तु को ले जाने में 50 जूल ही कार्य करे। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान देना है कि इसके 2 सूत्र बनाए जा सकते हैं। सूत्र ये है कि अगर वस्तु को बल की दिशा में यस दूरी विस्थापित किया जाए या यस विस्थापन किया जाए तो कार्य बराबर होता है एफ इंटू यस। लेकिन एफ और यस के बीच अगर थीटा कोण बने तो उस समय पर थीटा पर भी निर्भर करता है कार्य, तो हम लोग लिखते हैं कार्य बराबर एफ यस कास थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे रखना है। एक चीज़ और है बच्चों कि अगर मान लीजिए आपने जो बल लगाया वो नियत ना रहा, जैसे आपने पहले बहुत धीरे से खींचा, जैसे आप बढ़ते जा रहे हो आपने लगाया गया, आपके द्वारा जो लगाया गया बल है वस्तु पर वो भी बढ़ाते जाओ, तो फिर ऐसे सवालों को हल करने के लिए, यानी इन स्थितियों में कार्य का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसका समाकलन रूप याद रख लेते हैं। यानी एक सूत्र और जिसको हम समाकलन रूप कहते हैं, समाकलन रूप। तो उस समय पर हम लोग वर्ग का जो मान निकालते हैं एफ इंटू डी एक्स। एक छोटे से पार्ट पर हम लोग जो है छोटे से एकदम छोटे से पार्ट पर कितना कार्य करना पड़ा
और फिर जहाँ से जहाँ तक ले जा रहे हो, जैसे x1 से x2 तक ले गए तो x1 से x2 के बीच की लिमिट दे दो। और एक मान लीजिए आपने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले गए वस्तु को परिवर्ती बल द्वारा, तो आप क्या करो, यहाँ से इस पॉइंट से x दूरी पर आपने कितना कार्य करा, यहाँ से आपने x दूर पर एक पॉइंट बना और इसकी जो वैल्यू है वो dx ले ली, मोटाई। इतना छोटा सा विस्थापन करने में कितना कार्य करा, और फिर अगर हम पूरे का लिमिट लगा दें तो कार्य निकल आता है। तो हम इसको समाकलन रूप कहते हैं। इन सभी के सवाल बताए जाएंगे। और जैसे अब जैसे कि हमें पता है कि अगर काश है और बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, यानी दो सदिशों का गुणन है, और इनके बीच बना जो कोण है वो कोज्या पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर इसका मैं सदिश रूप लिखता, सदिश रूप, तो सदिश रूप अगर लिखते तो ये आ जाता बेटा W बराबर F का वेक्टर डॉट ds का वेक्टर, ये केवल s का वेक्टर लिख लीजिए, ये इसका सदिश रूप। तो चलिए ठीक है, इनको व्यवस्थित मैं लिख दूँ। देखिए बच्चों, मैंने इसको सब व्यवस्थित लिख दिया। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि मान लीजिए बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण बने तो ये सूत्र होगा एफ एस कास थीटा। थीटा एफ और एस के बीच बना कोण है, ध्यान दीजिएगा। समाकलन इसका रूप ये होता है, सदिश रूप ये है। इन दोनों के बीच जो जब हम दो वेक्टरों का यानी दो सदिशों का डॉट गुणन होता है, यानी जब भी इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एफ एस कास थीटा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ क्रॉस चिन्ह लगाता है तो फिर हमें यहाँ साइन लिखना पड़ता है। अगर साइन लिख देंगे तो फिर ये सूत्र नहीं होता, सूत्र रियल में ये होता है। इसीलिए हमें इन दोनों के बीच डॉट चिन्ह ही लगाना है। तो चलिए ठीक बच्चों, इसको सदिश रूप, समाकलन रूप, सूत्र लिख लीजिए। बीमा, राशि, मात्रक और चीज़ें भी लिख सकते हो आप लोग। तो जैसे हम लोग बीमा लिखें तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी एफ एस कास थीटा, और एफ की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन की होती है एल। और कास थीटा की कोई बीमा नहीं होती, तो हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये इसकी बीमा है। मात्रक अगर आप लोग लिखना चाहें तो मात्रक आपका एस आई में अलग है, सी जी एस में अलग है, एम के एस में अलग है। तीनों तरह के मात्रकों को आप अलग अलग व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लोग जूल लिख सकते हैं, या इसी को अगर हम लोग यहाँ से देखते तो इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर होता है। कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। CGS में देखो अगर तो इसको हम लोग अर्ग कह सकते हैं, या इसी को न्यूटन को डाइन कह सकते हो, और मीटर को सेंटीमीटर कह सकते हो। यम के एस में आप सदैव यहाँ से लिखा करो मात्रक, तो ये लिखा है यम मतलब मास होता है, मास मतलब केजी, यल मतलब लेंथ है मीटर स्क्वायर, और बटे टी मतलब टाइम है सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। कुछ अलग यूनिट भी होती हैं, जैसे सम अदर यूनिट भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ अन्य मात्रक भी लिख सकते हो। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यूनिट हो गया, जैसे हम लोग लिख सकते हैं अन्य मात्रक, तो इन पर आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे आप यूनिट लिख सकते हो। इसको हम तो कहा करते बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन शार्ट में हम लोग यूनिट बोलते हैं। वैसे इसको ऊर्जा पे, यानी हमारे घरों में जो लाइट खर्चा होती है, विद्युत ऊर्जा जो खर्चा होती है, उस ऊर्जा का मापन करने के लिए यूनिट मात्रक का उपयोग किया जाता है। लेकिन ऊर्जा और कार्य लगभग एक ही बात, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लीजिए इस दीवार को मैं धक्का दे रहा हूँ
मान लीजिए दीवार गति भी कर रही है, तो मैं कितना दूर तक इसको ले जा सकता हूँ। मेरे अंदर प्रेजेंट में जो एनर्जी, मुझे बाहर से एनर्जी नहीं लेनी, मैं अपनी जो प्रेजेंट में एनर्जी, इन एनर्जी द्वारा कितनी दूर तक इसको ले जा सकता हूँ, यानी कितना कार्य कर सकता हूँ। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जैसे मान लीजिए आपने सेल खरीदा है, 10 रुपये का एक सेल खरीदा, वो घड़ी की सुइयों को कितने दिन तक चला सकता है, वह उसकी ऊर्जा हो गई। और ये उसको चला रहा है, ये कार्य, और कितने दिन तक चला रहा है, यानी कितना उसको विस्थापित कर सकता है या कितना उसको मूव करा सकता है। ये कार्य की जो अधिकतम वैल्यू है, मेरे द्वारा किए गए कार्य की अधिकतम जो वैल्यू है वही ऊर्जा है, किए गए कार्य। इसीलिए ऊर्जा की जब डेफिनेशन बनती है बच्चों, तो उसमें ये लिखवाया जाता है कि कार्य किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा यंत्र कि जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए, यूनिट मतलब इसको ऊर्जा का भी मात्रक मानते हैं, कार्य का भी मात्रक है, यानी कार्य के सभी मात्रक ऊर्जा के भी मात्रक हैं। जैसे मैं ऊर्जा का मात्रक तो आप जूल बताओगे या न्यूटन मीटर बताओगे, सब कोई बता सकते हैं। और चीज़ें भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यूनिट हो गया, और वाट सेकंड भी एक मात्रक होता है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे P बराबर W/T। अब यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो W बराबर PT होता है, अब P का मात्रक होता है वाट, और T का मात्रक होता है सेकंड। इसको हम वाट सेकंड भी कहते हैं। और इसी को हम लोग जब ज़्यादा यही कार्य जो ऐसे मिला है, जैसे वाट को हम ले जाएं किलोवाट में ले जाओ, और सेकंड को आवर्स में ले जाओ, तो ये जो वैल्यू होती है, इसी को शॉर्ट में यूनिट कहा जाता है। किलोवाट्स आवर्स जो होता है, किलोवाट घंटा, इसी को हम लोग शॉर्ट में यूनिट कह देते हैं। और किलोवाट घंटा, देखिए वाट को हम पूर्व लगा दिए किलो, जैसे मीटर के पहले लगा दें किलोमीटर बन गए, ऐसे ही मूल मात्रक है वाट, उसके पहले लगा दिए। और ऐसे सेकंड समय का मात्रक है, उसको बड़ी पद्धति में ले लें तो आवर्स होता है, घंटा होता है। तो इसी को अगर हम बड़ी यूनिट में चेंज कर लें तो उसी की यूनिट कहते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है? वर्क W से, W बराबर PT। तो इसीलिए हम लोग यूनिट को कार्य का भी मात्रक मानते हैं, यह होता ही है। तो चलिए ठीक है, अदर यूनिट ये लिख लीजिए। इसके बाद संबंध लिख लो, इसमें क्या संबंध है? तो संबंध में हम लोग लिख सकते हैं संबंध कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक यूनिट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। और ऐसे ही एक वाट सेकंड बराबर लिखा जा सकता है 1 जूल, यानी ये बात एक ही होती है। या ऐसा भी लिख सकते हो 1 न्यूटन मीटर, या ऐसा भी लिख सकते हो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, यानी ये जूल, वाट सेकेंड, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, सब एक ही पद्धति है, यानी ये आपस में बराबर होते हैं। अब हम एक चीज़ और लिख सकते हो अर्ग। तो जो एक अर्ग बराबर होता है वो 10⁻⁻7 जूल होता है। तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। तो इस तरह से इनके भी संबंध लिखा जा सकता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसे करके। तो चलिए, बीमा हो गई, राशि हो गई, मात्रक हो गई, परिभाषा हो गया। इसके बाद हाँ बच्चों, हम चर्चा करें प्रकृति पर। चलिए ठीक है, प्रकृति पर चर्चा करते हैं। तो कार्य की प्रकृति। अच्छा, कार्य का जो सूत्र है वो क्या है? W बराबर F cos थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा अगर 0 अंश है तो cos 0 का मान 1 होता है, तो F बस लिख लेते हैं।
मतलब नियत बल द्वारा किया गया कार्य है, बल नियत। अगर बल घटाओ बढ़ाओगे तो अभी हमने बताया था कि उस समय कार्य बराबर लिखा जा सकता है एफ एक्स डी एस लिख सकते हो, लिमिट ले सकते हो। चलिए ठीक है, फिलहाल इसमें चर्चा करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग प्रकृति समझ पाएंगे, कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति हेडिंग डाल के अपना लिखना है। अब देखिए बच्चों, थीटा का जो मान है वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, ये एक पोजीशन ही बन जाती है। थीटा फिट 90 हो। तीसरा होता है कि थीटा का जो मान है वो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश के बराबर या छोटा हो। ये तीन तरह से हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो कार्य मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, इस कंडीशन में जो कार्य मिलता है 0 मिलता है, और इस कंडीशन में जो कार्य मिलता है वो निगेटिव मिलता है। तो अब यहाँ से परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु में हुए विस्थापन, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु में हुए विस्थापन के बीच बना कोण 90 अंश से छोटा हो, 90 अंश से छोटा हो तो कार्य की प्रकृति धनात्मक। डिफिनीशन रटे, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है और वस्तु में हुए विस्थापन के बीच बना जो कोण है वो 90 अंश से छोटा हो तो कार्य की प्रकृति धनात्मक। और इसमें क्या लिखोगे, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में विस्थापन के बीच बना कोण 90 अंश, तो उस समय पर कार्य की जो प्रकृति होती है वो शून्य होती है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु में विस्थापन के बीच जो बना कोण है वो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश के बराबर या छोटा हो, तो यानी कुल मिला के 90 अंश से अधिक हो, तो उस समय जो कार्य की प्रकृति है वो निगेटिव होती है। तो कार्य की निम्न 3 प्रकृति होती है, पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य। मैं यहाँ वीडियो रोक के लिखे दे रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए ठीक बच्चों, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी एफ तथा वस्तु में हुए विस्थापन यानी एस के बीच बना कोण मतलब थीटा 90 अंश से छोटा तो पॉजिटिव। अब इसी डिफिनेशन से अगली 2 डिफिनेशन आप खुद से लिख लीजिएगा। सेम लिखना है, जहाँ पर आपने लिखा था कि बीच बना कोण 90 अंश से छोटा हो तो यहाँ लिखे 90 अंश के बराबर, तो कार्य की प्रकृति शून्य होती है, ऐसा लिख लीजिए। और यहाँ पर लिखिएगा 90 अंश से बड़ा तो कार्य की प्रकृति निगेटिव होती है। बस इस तरह से, यानी एक बार यहाँ छोटा की जगह बराबर लिख लेना, एक बार बड़ा लिख लेना, तो इन दोनों की डिफिनेशन बन जाएगी। अब एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, जैसे करके इनमें से एक एक उदाहरण आपको देना पड़ेगा। जैसे अब देखिए बच्चों, थोड़ी बातों को समझें। मान लीजिए इस पेन को, या इधर एक मैं चित्र से तुम लोगों को समझाऊँ, ज़्यादा बेटर रहे। मान लीजिए बच्चों, ये 5 kg का एक ब्लॉक है, बहुत बढ़िया एक चित्र से समझा रहे हैं। तो मान लीजिए मैं 20 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा हूँ और ये 4 मीटर गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। कुछ देर बाद ये 4 मीटर पहुँचा और ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, मतलब इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बता कार्य कितना हो, तो आपका क्वेश्चन पहला तो ये होना चाहिए किसके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे, एक तो ये हम बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ये गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल का सूत्र होता है यम जी, यम का मान 5, जी का मान 10 बराबर 50 न्यूटन, नीचे को भी बल लग रहा है। और ये जो सतह है इसको मैं खुरदुरी मान रहा हूँ, और इसका जो घर्षण गुणांक है वो 0.1 है। तो अब घर्षण बल भी पीछे लग रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स का सूत्र करता है म्यू एम जी, म्यू इंटू एन होता है नॉर्मल एम जी के बराबर है। तो 0.1 गुणे यम का मान 5 गुणे जी का मान 10,
बराबर 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 तरह के फोर्स हैं, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, गुरुत्व बल, घर्षण। अब 4 मीटर के। अब देख मैं अगर आपसे कह दूं, देखिए कि बच्चों बहुत बढ़िया उदाहरण है। अभी मैं ये एक न्यूमेरिकल जैसे उदाहरण ले रहा हूँ जिससे तुम्हारे अंदर फील आए थोड़ी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, मतलब ऐसे ही दैनिक जीवन से रिलेटेड एक उदाहरण देंगे। तो अब जैसे मैं पूछूं कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए बल की डायरेक्शन ये, विस्थापन की डायरेक्शन ये, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये एफ कैप है, ये एस कैप है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है। अब मैं पूछूं बच्चों कि फ्रिक्शन गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्व बल की डायरेक्शन बच्चों ये है, एफ की डायरेक्शन यानी विस्थापन की डायरेक्शन ये, गुरुत्व बल की डायरेक्शन बच्चों ये, और इनके बीच बना कोण ये, यानी गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य 0 है। अगर लेकिन फ्रिक्शन फोर्स द्वारा पूछा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स ये है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है, यानी वस्तु जा इधर रही है, बल लग रहा है इधर, मतलब 90 से ज़्यादा हुआ, कुल मिला के 180 निगेटिव का। तो यहाँ तीनों कार्य मौजूद हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य। अब देखो दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण समझने बच्चों, समझ में आई बात। बाह्य बल की डायरेक्शन यूँ और वस्तु भी जा रही यूँ, दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव, कोण 0 अंश है यहाँ पर वस्तु गुरुत्व बल नीचे लग रहा है, वस्तु जा रही यूँ, मतलब 90 अंश का कोण है इनके और इनके बीच बना कोण 0। ये बाहर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, वस्तु जा रही है आगे 180, मतलब माइनस का कार्य। जैसे और चीज़ें बताएं, जैसे देखो मैं इस वस्तु को ऊपर ले जा रहा हूँ, सोचिए थोड़ी, यहाँ रख लिया हूँ, यूँ लिए चले जाओ, समझिए। अच्छा बताइए मैं किधर बल लगा रहा हूँ, ऊपर, वस्तु किधर जा रही है, ऊपर को, मतलब बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, धन का कार्य। मैं पूछूं बताओ गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्व बल तो नीचे लग रहा है, वस्तु प्रत्येक वस्तु को, यानी यह पृथ्वी है जो प्रत्येक वस्तु खींचती है नीचे, हम ले जा रहे हैं ऊपर, तो वस्तु जा रहा है ऊपर, बल लग रहा है नीचे, कौन सा बल, गुरुत्व बल, मेरा बल नहीं, गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल द्वारा कार्य पहुंचा जा रहा है, मतलब विपरीत हो गया, यानी उस समय पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निगेटिव आ गया। कुली द्वारा किया गया कार्य, कुली सर में एक बोझा रखे यूं और चल रहा है, बल किधर लग रहा है जा किधर रहा है, आगे जा रहा है यूं, बल लग रहा है यूं 90 अंश का कोण, यानी कुली द्वारा किया गया कार्य कैसे 0। गेट का कीपर द्वारा किया गया कार्य, गेट यूं खोला फिर बंद कर दिया, मतलब गेट कीपर द्वारा किया गया कार्य भी 0, क्योंकि विस्थापन 0 कर रहा है, बार बार उसी पोजीशन पे ला रहा है। मतलब हमें बात समझ में आ गई कि इसमें अगर तुम्हें देना है तो एक उदाहरण लिख सकते हो, जैसे घोड़ा गाड़ी मतलब तांगा, सीधा तांगा बोलो, तांगे में घोड़े बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि तांगा उधर ही जाता है इधर घोड़ा बल लगाता है, तांगा में घोड़े द्वारा किया गया कार्य, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे इसका आपको उदाहरण देना है, कुली द्वारा सर में रखे हुए बोझ को ले जाने में किया गया कार्य, सर में रखकर किसी बोझ को ले जाओ, किसी वस्तु को ले जाओ, यह कुली द्वारा किया गया कार्य। ऐसे यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मान लीजिए 2 पॉजिटिव आवेश को एक दूसरे के समीप लाओ, तो ले जाओगे इधर, लेकिन इसमें बल लगेगा इधर, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उस समय जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है वो निगेटिव कार्य होगा, यानी समान आवेशित कणों को एक दूसरे के समीप ले जाने पर गुरुत्व बल वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, जो वैद्युत बल है उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य। मान लीजिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अब इसको इसके समीप ले जाना है, तो यस भी इधर है और यह भी इधर है, तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। ऐसे करके हम कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, यानी जैसे इसमें एक और उदाहरण दे सकते हो, ये वाला क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल हो गया,
क्षैतिज तल पर सीधे चलती किसी वस्तु में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य mg लगेगा नीचे और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो 90 अंश का कोण बने। क्षैतिज तल पर किसी वस्तु को ले जाने में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। क्षैतिज तल में किसी वस्तु को ले जाने में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य सीधा 0 होता है। तो चलिए ठीक एक एक उदाहरण आपने लिख लिए और आगे देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कार्य के प्रकार पर। कार्य कैसे हम लोग निकालें, कार्य कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करें। हाँ बच्चों, मैंने इधर पे बना दिया कार्य के प्रकार। नियत बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अब क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु में विस्थापन हो, तो जो हमने बल लगाया था विस्थापन के साथ बदले ना। जैसे मान लीजिए इस वस्तु को मैं ऊपर लिए जा रहा हूँ, तो जितना गुरुत्व बल शुरू में लगा होगा, शुरू में बल लगाया होगा, उतना ही गुरुत्व बल अभी बल लगा रहा है। यानी mg यानी m का मान मान लो 10 है, g का मान भी 10 है, मान लो 100 न्यूटन बल लगा mg के बराबर mg गुरुत्व बल का सूत्र। 100 न्यूटन बल लगा, तो अगर मैं ऊपर इसको ले जाऊंगा तो अभी पहले भी 100 लग रहा था, अभी भी 100 लग रहा है, और जितना ऊपर ले जा रहा हूँ 100 ही लग रहा है। इसका मतलब जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य वो नियत होता है, गुरुत्व बल नियत होता है, इसलिए नियत बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन के लगने वाला बल विस्थापन के साथ नियत बना रहता है, तो इस बल द्वारा वस्तु को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होता है, इसी कार्य को नियत बल द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। इधर पे हमने लिखा है जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन के साथ बदलता रहता है, तो इस बल द्वारा वस्तु को विस्थापित करने में किया गया जो कार्य होता है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। जैसे स्प्रिंग को खींचें, स्प्रिंग आप थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ा बल लगाना है, लेकिन ज़्यादा खींचना है तो ज़्यादा बल लगाना है। यानी जितना विस्थापन है, इसमें क्या होता है कि जो लगने वाला बल होता है प्रत्यानयन बल माइनस का kx होता है, ये एक सूत्र है, यहाँ स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। तो जितना आप खींचोगे, यक्स मान लो 1 मीटर तो कम बल 2 मीटर, ज़्यादा बल 3 मीटर ज़्यादा, यानी ऐसा बल है जो विस्थापन के साथ बढ़ता जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस इन डायरेक्शन होता है। इसलिए जब स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जिधर हम बल लगा रहे थे विस्थापित फैला दिए थे उसके अपोजिट संपीट हो जाते। तो स्प्रिंग को खींचने में प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य बल का सूत्र है। अब तो देखिए बच्चों, इसको ग्राफ से हमने समझाया है, दोनों के ग्राफ। इसमें अगर ग्राफ खींचो तो विस्थापन बढ़ेगा, लेकिन जो बल है ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब एकदम सीधी रेखा मिलती। लेकिन अगर परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कुछ ऐसे मिल सकती है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना विस्थापन बढ़ा रहा हो उसी के अनुपात में ये बल रहा है। जैसे इसका मैं ग्राफ बनाता तो यही होता, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूँ रहे, पहले बढ़ रहा है फिर घटने लगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब सीधी रेखा कहने का मतलब विस्थापन के समांतर रेखा नहीं मिलेगी, और इन पर मिलती है और इन पर नहीं मिलती है। इस पर विस्थापन यानी ये इसके समांतर रेखा मिलती है और इन पर नहीं मिलती। कहने का मतलब ये आप केवल ये लिखें। जैसे यहाँ अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कार्य बराबर आपको लगाना पड़ेगा बल गुणे विस्थापन, समाकलन रूप लगाना पड़ेगा। विस्थापन को डेल यस लिख लो, डेल यस लिख लो। विस्थापन एक छोटे से भाग का, जैसे इतने से भाग का डेल यस निकाल लीजिए, डेल यस निकाल। और इस पोजीशन में बल कितना लग रहा है तो एफ इंटू डी एस समाकलन कर दो तो पूरे का वैल्यू निकल आएगा। तो कुल मिला के इसको अगर यहाँ पर आपको निकालना है तो आप सीधे लगाओगे एफ एस कास थीटा। तो मतलब अगर नियत बल द्वारा तीसरे पॉइंट पर आप लोग लिख पाएंगे। अगर हम नियत बल द्वारा किए गए कार्य पर चर्चा करें तो सूत्र होता है एफ एस कास थीटा, सूत्र लगाकर कार्य की गणना की जा सकती है। इस पर आपको समाकलन रूप से कार्य की गणना करना होता है। तीसरा बात ये होगी। चौथी बात आप इसमें ये बच्चों लिख सकते हो कि अगर मान लीजिए हमें ग्राफ दिया है, एफ का ग्राफ दिया, यस का ग्राफ, यस और एफ और यस के बीच ग्राफ दिया और कार्य पूछ रहा है,
तो बच्चों आपको करना क्या होता है कि ग्राफ यानी ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है और विस्थापन अक्ष के बीच का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग निकालते हैं। जब ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई या त्रिभुज के आकार का है, तो जैसे इतना यहाँ त्रिभुज के आकार का बन जाता और ये यहाँ नीचे वाला पार्ट आयत के रूप का बन जाता, तो लंबाई गुणे चौड़ाई या भुजा स्क्वायर या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इस तरह से आप कोई भी सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाकर और कार की गणना कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप चौथे नंबर पे ये लिख सकते हो कि एफ व एस के बीच बना ग्राफ व एफ व एस के बीच बना ग्राफ तथा एस अक्ष के बीच जो घिरा क्षेत्रफल होता है, यह कार को व्यक्त करता है। अतः आपको क्षेत्रफल निकालना है, कार मिल जाएगा। भैया इस पर इस तरह से 4 चर्चा, जैसे मैंने इनको तुलनात्मक तरीके से आपको समझाया है कंपेयर करके, ऐसे आप अलग अलग भी लिख सकते हो। 4 बातें लिखना है। जब कुल मिला के जब किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है विस्थापन के साथ नियत बल है, तो समझ जाइए नियत बल द्वारा किया गया कार्य। और यदि मान लो बदल जाए तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। जैसे एक उदाहरण दे दीजिए, गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य, इसमें स्प्रिंग को खींचने पर प्रत्यानयन बल द्वारा कृत कार्य। जैसे इसमें आप ग्राफ बताना है तो ग्राफ सदैव इसमें खींचा गया ग्राफ विस्थापन अक्ष के समांतर मिलता है, इसमें समांतर नहीं मिलता है। जैसे आप चित्र से समझा दो। इसमें आपको कैलकुलेशन करना है कार्य का, तो एफ गुणे एस कास थीटा का प्रयोग करके कार्य की गणना की जा सकती है। यहाँ पर आपको समाकलन फॉर्मेट द्वारा हम कार्य की गणना कर पाएंगे। चौथी बात ये लिख सकते हो, दोनों के लिए कॉमन है, एफ और एस के बीच जो ग्राफ होता है यानी ये वाली लाइन, तथा हमने लिखा एस यानी विस्थापन अक्ष के बीच जो घिरा क्षेत्रफल होता है, ये कार्य को व्यक्त करता है। इस तरह से बच्चों कार्य पर जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको पूरी दे दी। अब कार्य में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, केवल आप सवालों पर और चर्चा करेंगे। तो सवाल बच्चों इसी फर्स्ट वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैं वीडियो VA के नाम से दूंगा, अगला VB के नाम से। चलो ठीक है, वीडियो V1A और V1B, तो ये वीडियो V1A के नाम से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।